आज हम लोग इनकम टैक्स के एक नए चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कैपिटल गेन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो कैपिटल गेन जैसे ही नाम से मालूम पड़ रहा है, कैपिटल गेन मतलब एक ऐसा गेन जो किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अराइज होता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है? द गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन अ प्रीवियस ईयर। पिछले साल में जो कैपिटल एसेट आपके पास थी उसके ट्रांसफर से होने वाला जो गेन होता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो ये थी कैपिटल गेन की डेफिनेशन। अब आते हैं कैपिटल गेन के अंदर कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती हैं? तो ऐसी एसेट जिसको एसएससी अपने पास 36 मंथ से ज़्यादा समय तक के लिए रखता है या 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखता है। अगर वो प्रॉपर जो है वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं तो वो कहलाती हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा का समय आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। अगर सिक्योरिटी यानी कि शेयर का केस है तो वो समय 12 मंथ से ज़्यादा का होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए 3 साल और 12 महीने हमें ये याद रखने होंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है? जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ऐसी एसेट होती है जो लेस देन 3 ईयर या लेस देन 36 मंथ जो है एसएससी अपने पास होल्ड करके रखता है, और शेयर के केस में ये 12 मंथ हो जाती है। तो दे आर एसेट हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ और 12 मंथ इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से होने वाले गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से होने वाले कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट हमने बना दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स कंसीडरेशन क्या है? सेल्स कंसीडरेशन वो अमाउंट है जो एसएससी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर करने के बाद प्राप्त करता है। क्वेश्चंस में इसको कई अलग अलग रूपों से दिया जाता है, जैसे कहीं कहीं दिया जाता है ट्रांसफर प्राइस, कहीं कहीं हो गया कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो वो सब कुछ जो होगा सेल्स कंसीडरेशन के नाम से ही जाना जाएगा। अब इसमें से लेस क्या कर देंगे? तो इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंस ऑन सेल। एक्सपेंस ऑन सेल्स में आ जाएंगे ब्रोकरेज और कमीशन एक्सेट्रा। जो लेस करने पे आएगा वो आएगा नेट सेल्स कंसीडरेशन। हमको मेनली ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब आते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसमें से लेस क्या करा जाएगा? तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस किया जाएगा। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट या एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये देखिए ये होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट या एक्विजिशन का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ एसेट ब्रैकेट में लिखा है और फेयर वैल्यू विच एवर इज मोर। कई बार क्या होता है कॉस्ट ऑफ एसेट और फेयर वैल्यू दोनों ही दे रखी होती है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा दोनों में ज़्यादा क्या है। जो ज़्यादा होगा तो आपको मिलने वाला जो बेनिफिट होगा वो भी ज़्यादा होगा। इंटू 280 अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। ये आपको लगभग क्वेश्चन में दे रखा होता है, हम याद ही कर लेते हैं। तो अगर हम 2001 के लिए रखें तो 2001 के लिए इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है 100। ठीक। अब आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि ड्यूरिंग टाइम आपने जो भी इम्प्रूवमेंट किया है अपनी एसेट में उसका भी हम इंडेक्सेशन करेंगे। अगर वो इंडेक्सेशन करा तभी करा जाएगा जब वो इम्प्रूवमेंट 3 साल से ज़्यादा समय के पहले किया गया हो। तो अब नेट कंसीडरेशन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को जब माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये जो होता है ये हमारा होता है LTCG।
अब इसमें से एग्जम्पशन माइनस कर देते हैं सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 44 जीबी तक के, तो आ जाता है नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब LTCG जो नेट अमाउंट आएगा वो आ जाएगा आपका ये। इसी प्रकार सेल्स कंसीडरेशन हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में निकाल लेंगे, एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर देंगे, नेट सन कंसीडरेशन आ जाएगा। इसमें इंडेक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 36 मंथ से कम समय के लिए एसेट रखी जाती हैं, तो इससे कॉस्ट ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर दिया जाता है। तो जो आता है कैपिटल गेन वो आ जाता है आपका STCG। ठीक, तो ये था LTCG और STCG के फॉर्मेट। अब लॉन्ग टर्म में ही हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू 280 जो है वो इस ईयर का इंडेक्स नंबर है और इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। अब कुछ जगह समस्या आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब कई जगह अलग भी होता है, और क्या होता है वो देखिए, कॉस्ट ऑफ टू द प्रीवियस ओनर डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मिस्टर ए ने एक एसेट को 4 लाख रुपीज में एक्वायर किया था, जिसको इन्होंने गिफ्ट या विल के रूप में मिस्टर बी को दे दिया। अब मिस्टर बी को जब दिया तो उस समय एफएमवी उसकी कितनी थी, 5,50,000, और उसको बी ने सोल्ड कितने में कर दिया, 12 लाख में। तो आपका सेल्स कंसीडरेशन तो हो गया 12 लाख, लेकिन कॉस्ट ऑफ एसेट जो होगी वो ये नहीं होगी। प्रीवियस ओनर के लिए ने जो खरीदा होगा, सबसे पहले किसने खरीदा था, मिस्टर ए ने खरीदा था, तो ये थे उसके प्रीवियस ओनर। तो इन्होंने कितने में लिया था, 4 लाख, तो ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक, तो ये 5,50,000 ना होकर कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी कितनी होगी, 4 लाख, क्योंकि इन्होंने उसको गिफ्ट या विल के रूप में दिया है। अब कैपिटल एसेट एक्वायर बिफोर 1/4/2001, अगर कोई कैपिटल एसेट 1/4/2000 पहले के एक्वायर करी जाएगी तो जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 को होगी वही कॉस्ट ऑफ एसेट होगी। जैसे 1995 में इन्होंने एक एसेट एक्वायर करी 5 लाख रुपीस की, और उसकी जो फेयर वैल्यू जो है वो 2001 को 1/4/2001 को कितनी थी, 6,50,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी होगी, 6,50,000 होगी। ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब क्या है, कैपिटल एसेट एक्वायर बिफोर 1/4/2001 बाय प्रीवियस ओनर। अब देखिए इसमें क्या है, मिस्टर ए ने एक्वायर करी प्रॉपर्टी 4 लाख की, जैसे अभी हमने पहले वाले केस में पढ़ा था, लेकिन इसमें डेट भी दे रखी है कब करी, वो 1996 में करी। अब 1996 में करी और इन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया 2005 में मिस्टर बी को, तब उस समय एफएमवी कितनी थी, 5,50,000। बी ने उसको सोल्ड कर दिया 12 लाख रुपीज में। तो अब इस रूल को कैसे देखेंगे, तो देखिए पहली बात तो जो प्रॉपर्टी प्रीवियस ओनर ने एक्वायर करी थी वो कब करी थी, 1/6/1996, तो ये हमारी नहीं होगी एज पर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, फेयर वैल्यू चाहिए होगी, और फेयर वैल्यू 2001 की कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6,50,000 रुपए। और इन्होंने गिफ्ट के लिए प्रॉपर्टी दी है, तो ये प्रॉपर्टी तब तक किसके पास रही होगी, प्रीवियस ओनर के पास ही रही होगी, इसलिए यही हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा सेल्स कंसीडरेशन। ठीक, तो इस तरह से ये केस नंबर 3 सॉल्व किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको बोनस शेयर 1/4/2001 के पहले का है तो जो एफएमवी होगी 1/4/2001 को वही ली जाएगी। अगर वो 1/4/2001 के बाद का है तो उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी उसकी नील होगी। राइट शेयर के लिए क्या है, अगर एसएससी खुद खरीद लेता है तो जो अमाउंट एक्चुअली पे कर रहा होगा एसएससी वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और एसएससी अगर उससे रिनाउंस कर दे रहा है तो उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो नील माना जाएगा। तो ये वो मेन 5 केसेस हैं, होते तो और भी केसेस हैं लेकिन हम लोगों ने इन 5 केसेस को पढ़ा है जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अब हम लोग कैपिटल गेन कुछ स्पेशल केसेस में निकालना सीख रहे हैं। कैसे,
कैपिटल गेन निकाला जाएगा। देखिए ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक। जब कोई कैपिटल एसेट को कोई एसएससी अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेता है और उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच देता है बाद में, तो किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए एक से एग्जाम्पल ले लिया है, कैपिटल एसेट जो है उसकी वैल्यू कितनी थी 4 लाख, जिस दिन कन्वर्जन किया गया उस दिन उसकी एफएमवी कितनी थी 6 लाख, और उस कन्वर्जन करने के बाद स्टॉक को बेचा कितने में गया 7.5 लाख में। तो देखिए कैसे सॉल्व हो जाए करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो एफएमवी कितनी है हमारी 6 लाख है और सेल्स कंसीडरेशन हमारा कितना है, सेल्स कंसीडरेशन है हमारा 7.5 लाख। तो देखिए ये 7.5 लाख माइनस 6 लाख, ये तो हो जाएगा हमारा बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में स्टॉक को हम लोग सेल कर रहे हैं। ये हो जाएगी हमारी सेल्स, ना कि सेल्स कंसीडरेशन। सेल्स हो जाएगी और उसको कितने में लिया था 6 लाख रुपए में, स्टॉक को सेल किया था 7.5 लाख रुपए में, तो 1.5 लाख रुपए का हमारा बिजनेस इनकम होगी। और कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा कि कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया था 6 लाख रुपीस में और वो एसेट थी कितने की 4 लाख रुपीस की, तो इनका जो डिफरेंस आया वो आया डिफरेंस कितना 2 लाख, और ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम को देखते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ये पूछा भी गया है पेपर में। इस तरह कैपिटल एसेट का ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू फर्म और एओपी, अगर कोई एसेट जो है वो पार्टनर किसी फर्म को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए जो सेल्स कंसीडरेशन होगा वो होगा कि जो अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है अकाउंटिंग बुक्स में, वो होगा उसके लिए सेल्स कंसीडरेशन। इसी तरह अगर कैपिटल एसेट फर्म दे रही है डिसोल्यूशन के समय फर्म पार्टनर्स को, तो जो फेयर वैल्यू होगी एसेट की वो क्या आपकी सेल्स कंसीडरेशन। ठीक, अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो डिडक्शन से रिलेटेड है, ये भी मैंने दे दिए, याद करने का तरीका भी उनका दे दिया है कि सेक्शन 54 कहता है घर बेचो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचो और उसको बचाने के लिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो। कितना अमाउंट की छूट मिल सकती है, जितना अमाउंट आप कैपिटल गेन का आपने लिया होगा। एग्रीकल्चर लैंड बेचा, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बेची, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खरीदी 54D। ईसी ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने खरीदे क्या है, नेशनल हाईवे एसोसिएशन के बॉन्ड खरीद लिए हैं और इसमें आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम कैपिटल गेन 50 लाख तक का आपको इसमें छूट मिल सकती है। सेक्शन 54F ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सिंपल एक क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछा जाता है कि सेक्शन 54 का डिडक्शन कैलकुलेट करिए। ये कैसे निकलेगा, तो इसमें कहा एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और कोई अदर कैपिटल एसेट हो सकती है। घर नहीं होगा लेकिन खरीदना आपको घर ही पड़ेगा अगर आपको इसका डिडक्शन लेना है। इसमें डिडक्शन कितना मिलता है, तो ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट सेल कंसीडरेशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए इनके अलावा अगर आपके पास ये इनमें आप अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए इनकम टैक्स ने आपको दिया है एक और बेनिफिट, वो दिया गया है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम या बॉन्ड्स। जो कैपिटल गेन को डिपॉजिट करने के लिए कुछ कैपिटल गेन के बॉन्ड्स हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर लीजिए, चाहे तो किसी एक में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं अगर आपको अपना कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन या डिडक्शन अवेल करना है। तो इस तरीके से ये हमारा कैपिटल गेन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का या और प्रोविज़न का छोटा सा की समरी है। इसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और एक नया चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे।